हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो तो उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो प्रश्न बताने वाला हूं, इन प्रश्नों को आज ही आप लोगों को तैयार कर लेना है। और यह प्रश्न दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 100% आपके एग्जाम में बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर को वहां पे एनालिसिस करके इन प्रश्नों को तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि मैं पीडीएफ फ्री में देता हूं। पीडीएफ इसका अगर चाहिए पूरा डिटेल में तो पीडीएफ फ्री में मिलेगा आप लोगों को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। डेली आप लोगों को हर एक वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ जो है फ्री में मिलता है। मेरे प्यारे, जो लिखने की भी जरूरत नहीं, यहां से इन चीजों को समझिए, वहां से आप कि कहीं से प्रिंट आउट निकाल के उसको याद कर लीजिए। मेरे प्यारे, जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो प्रश्न आपको बताऊंगा मेरे प्यारे, जो लिख के रखो कि वो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और समझाने के बाद डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा इतना बेहतरीन तरीके से कि एक बार वीडियो देखोगे पूरा दिमाग में छप जाएगा आप लोगों के। जैसे पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए मेरे प्यारों, जो पहला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह प्रश्न ना आए और इस पे न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे मोलरता, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता पे आप लोगों के न्यूमेरिकल 100% देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यार बच्चों है। तो मोलरता को परिभाषित कीजिए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मोलरता होता क्या है। यह नहीं कि बस 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। ये तो परिभाषा है, आप याद हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्ट मोलरता होता क्या है, उसकी फार्मूला की उत्पत्ति कहां से होती है, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। उत्तर तो आपका यही होगा कि मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो ये चीज तो किताब में भी दिया है। तो मेन बात है इसको समझना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल में कि आखिर में मोलरता होता क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे एक आप लोगों को समझाने के लिए एक पात्र ले लेता हूं। पात्र मतलब बर्तन ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से आप पूरे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आज वीडियो में बताऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक पात्र मैंने ले लिया, एक बर्तन ले लिया। ठीक है, और इस बर्तन में मेरे प्यार बच्चों, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे विलेन ले लिया। ठीक है, यह विलेन है। ठीक है, भरा हुआ है। और ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इस विलियन में मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं कुछ चीज मिलाता हूं। ठीक है, कुछ चीजें मिलाता हूं। तो जो चीज मिलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो चीज मिलाया जाता है उसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और जिसमें मिलाया जाता है, मान लीजिए कि यह जल है और इस जल में मैं मिला रहा हूं नमक को, तो यह जल आप लोगों का क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी बस 2 मिनट रुके, मैं सब कुछ समझाता हूं आप लोगों को। देखिए अभी आपको समझाएगा विलय विलायक क्या होता है। मान लीजिए कि यह बर्तन है, अगर इस बर्तन में नमक और पानी में मिलाता हूं। ठीक है, इस बर्तन में पानी है और इस पानी में मैं नमक को मिलाता हूं। तो नमक को मिला रहा हूं, जिसे मिला रहा हूं वो आपका विलय कहलाएगा, मतलब नमक आपका विलय कहलाएगा। और जिसमें मिला रहा हूं वो आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। या तो आप इस प्रकार ये समझ सकते हो कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक बोलते हैं। जैसे नमक और पानी में, तो पानी की मात्रा अधिक है ना, तो पानी की मात्रा अधिक है तो विलायक कहलाएगा, और नमक की मात्रा कम है तो वो विलय कहलाएगा। इतना चीज कंफर्म हो गया आप लोगों को। और ये पूरे के पूरे जो पानी और नमक जो मिल के तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारों बच्चों विलयन। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विलयन बोलते हैं। जो दोनों के मिलने से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारों बच्चों? विलयन बोलते हैं। तो अब यहां से मेरे प्यारों बच्चों कह रहा है कि विलयन जो है वो कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, क्या है? 1 लीटर है। परिभाषा क्या बना कि 1 लीटर बिलियन में, तो 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, ये जो विलेय है तो विलेय की मोलों की संख्या मेरे प्यार बच्चों उस बिलियन की क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है, या मोलरता उसे कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। सिंपल, यहां तक समझा गया। इतना से बात बनने वाला नहीं है, ये तो हमने समझा कि मोलरता होता क्या है। मेन है इसका फार्मूला, जिसपे क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं फार्मूला मोलरता का। डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा एक एक वर्ड आप नोट कीजिए। मोलरता का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? तो मोलरता बराबर, पहले मैं हिंदी में लिखता हूं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल। विलेय के मोलों की संख्या आप कह सकते हो। मैं लिख देता हूं विलेय के मोल। विलेय के मोल
गुणे 1000, गुणे 1000 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, विलेय का आयतन। क्या होता है, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन वो भी किसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो ml में होता है, क्योंकि ml में है इसलिए 1000 का गुणा हुआ है। तो यह होता है मोलरता का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। M बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल। विलेय के मोल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग N से डिनोट करते हैं, किससे, N से। तो ये हो जाएगा N गुणे 1000 और बटे में विलेय का आयतन। विलेय का आयतन मतलब V, ठीक है। अब V किस में होगा, आपके ml में होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह फार्मूला बन के हो गया तैयार। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझिए, अब यह मेन फार्मूला क्या होता है उसको समझिए। अब इससे भी मेन फार्मूला होता है, इसको मैं मॉडिफाई करके इस प्रकार लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि n बराबर क्या होता है। तो n बराबर होता है W बटे के एम। n बराबर क्या होता है, W बटे के m होता है। अब हम n की जगह W बटे m लिख देंगे, तो मेन फार्मूला जो लास्ट में आप लोगों को प्राप्त होगा वो देखने को मिलेगा कि m बराबर n। n की जगह हम लिख देंगे W बटे के m। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला W बटे के m गुणे v, और ऊपर तो आपका क्या रहेगा, 1000 रहेगा। तो ये फार्मूला इस तरह बन के तैयार हो जाएगा, और v किस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, ml में होगा। तो मेन फार्मूला बन के आपका यह तैयार हो गया कि m बराबर W गुणे 1000 बटे में m गुणे v। अब v किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। अब यह मेन फार्मूला बन के हो गया तैयार, ठीक है। तो यह मेन फार्मूला है, और इसमें भी आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं कि कौन सी चीजें क्या हैं, ठीक है। इतना छोड़ने वाला नहीं हूं जल्दी से। ये स्मॉल W को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्मॉल m को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ V दिया है, V को हम लोग क्या कहते हैं, और कैपिटल M तो मोलरता को डिनोट करते ही हैं। कैपिटल M को क्या कहते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आप कभी जिंदगी में भूले नहीं। तो देखो स्मॉल जो W होता है ये होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप नोट कीजिए। यह होता है विलेय का भार, ठीक है। इसके बाद ये स्मॉल m क्या होता है, यह होता है विलेय का अणु भार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विलेय का अणु भार होता है। चलिए मेरे साथ नोट कीजिए, इतना बेहतरीन नोट्स आपको कभी कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। विलेय का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अणु भार बराबर ये V क्या होता है, तो V जो होता है मेरे प्यारे बच्चों विलेयन का आयतन होता है। क्या होता है, विलेयन का आयतन होता है। क्या लिख देंगे, विलेयन का आयतन, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आता है मेरे प्यारे बच्चों, सारे न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करा दूंगा, करा भी दिया हूं कुछ न्यूमेरिकल, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और M कैपिटल M क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों का मोलरता है, ठीक है, मोलरता है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। जो कैपिटल M है यह मोलरता को डिनोट कर रहा है। तो ये अब जाके मेरे प्यारों जो ये क्वेश्चन आपके क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आपको एग्जामिनर अगर पूछे कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, तो आपको तो आंसर यही लिखना है कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। फार्मूला लिख दीजिए। अब इतना डिटेल में मैंने समझा दिया कि कभी जिंदगी में मोलरता को आप भूल ही नहीं पाओगे, बस इस पे न्यूमेरिकल करना बाकी है। इस पे न्यूमेरिकल कर दोगे, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रश्न डिटेल में समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। एक मोलरता होता है ना, एक मोललता होता है, मोललता, ठीक है। तो मोललता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मोललता में कुछ अंतर नहीं है, बस सेम चीज वही है। मोललता कोई आपसे पूछे तो यहाँ पे जो 1 लीटर लिखे हैं ना, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 किलो विलायक हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर विलियन है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 1 लीटर विलायक। बस देखिए परिभाषा सेम यही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दोगे तो ये चीज भी आप समझ लो, ठीक है। कि मोललता क्या होता है, तो मोललता मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा ये होगा कि 1 लीटर विलायक में, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लीटर, 1 लीटर की जगह आप क्या कर दोगे, 1 किलो कर दो। क्या कर दोगे, 1 किलो विलायक में, बस अंतर यही है। यहाँ पे 1 लीटर है ना, यहाँ पे 1 किलो कर दो। तो 1 किलो विलायक में घुले विलो की मोलों की संख्या उस विलायक की क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, मोललता कहते हैं,
ठीक है, मोललता, बस अंतर यही है। फार्मूले में मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला भी मोललता का सेम यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे वी की जगह कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, मोललता की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू गुणे 1000 और बटे में एम गुणे वी की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। बस ये हो गया मोललता के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मोललता इसे कहते हैं और ये आपका मूलरता था। ठीक है, तो मूलरता आपको समझ में आ गया, ये मूललता समझ में आ गया। दोनों चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मैं इसलिए बता दूं कि दोनों साथ में आते हैं, तो उसको मैं लिखा नहीं था, मेन आप लोगों का ये है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी मैंने बता दिया, सेम परिभाषा यही है। बस 1 लीटर की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 किलो विलायक लिख दोगे और यहाँ वी की जगह क्या हो जाएगा, फार्मूले में कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इस पे भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए कि मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैं पात्र ले लेता हूं, बर्तन ले लेता हूं, और यह बर्तन आप लोगों का है और इसमें जो है मान लीजिए कि ये विलियन है। ठीक है, इसमें विलियन भरा हुआ है। ठीक है, और इस विलियन में मेरे प्यारों जो 2 घटक में मान लेता हूं, 2 घटक मान लेता हूं, मान लीजिए कि एक घटक ए मैंने मान लिया और एक घटक बी मान लिया। ठीक है, तो इसमें पूछता है, ठीक है, कि मोल प्रभाज का मतलब होता है, प्रभाज मतलब अंश कहिए या हिस्सा कहिए, मतलब ए का हिस्सा इसमें कितना है या बी का हिस्सा इसमें कितना है, उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उत्तर में आप लिखोगे क्या कि बिलियन में उपस्थित, देखिए पूरा बिलियन है, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे अगर मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम लोग परिभाषा देंगे कि विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मतलब मान लीजिए कि ए घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब ए जो है ए घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। फार्मूला कैसे निकालेंगे ये समझिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें अगर ए घटक का, सूत्र समझिए, सूत्र पे ही क्वेश्चन आता है, अगर हमें ए घटक का मोल प्रभाज निकालना हो, ए घटक का मोल प्रभाज अगर आप क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल में पूछे कि ए घटक का मोल प्रभाज बताइए, तो बताइए फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ए घटक का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे इसे यक्स ए, तो यक्स ए कहिए, इसे काई के नोट करते हैं, काई से, काई ए कहिए चाहे यक्स ए। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यक्स ए बराबर देखिए विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोल प्रभाज का उस घटक के मोलों की संख्या। तो अगर हम ए घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए कि उस घटक के मोलों की संख्या, तो उस घटक के मोलों की संख्या मतलब एन ए। ठीक है, तो एन ए बटे में बिलियन में उपस्थित कुल घटक, तो कुल घटक मतलब ए और बी, तो दोनों घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो बटे में हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी। यह मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला हो गया ए घटक का मोल प्रभाज निकालने का। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों ए नहीं बी वाला पूछ दे कि बी घटक का मोल प्रभाज निकालिए, तो बी घटक का मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या होगा, यहाँ लिखेंगे बी घटक का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज या मोल अंश का ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो बी घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो सेम वही आप लोगों का यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा, ऊपर आप लोगों का जिसका निकाल रहे हैं उसका संख्या हो जाएगा, मतलब एन बी ऊपर हो जाएगा और नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बी घटक का मोल प्रभाज निकालने का सूत्र। देखिए परिभाषा यही आप लोगों से बोला है, इसमें कोई यहाँ पे समझने वाली बात ऐसा कठिन है ही नहीं, आप समझिए। देखिए बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या है, देखिए बराबर है। जैसे परिभाषा बोला उस तरह सूत्र निकल गया।
तो दोनों सूत्र आप लोगों के क्लियर हो गए। तो जब भी ए घटक का मोल प्रभाज निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, बी घटक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो ये फार्मूला निकालोगे। अब साथ ही साथ इसका मैं मुझे विवरण भी बताना पड़ेगा कौन सी चीजें क्या है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा आपको कि Na किसे कहते हैं, ठीक है, Nb किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ XA यहाँ पे क्या है और यहाँ पे XB क्या है, ठीक है। ये सब कुछ बताना पड़ेगा, एग्जामिनर लिखोगे तभी एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो Na मतलब ए मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या होगी, ए के मोलों की संख्या, ठीक है, नोट कीजिए। इसी तरह यहाँ पे XB जो है वो बी के मोलों की संख्या होगी, बी के मोलों की संख्या, ठीक है। इतना डिटेल में आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा मेरे प्यार बच्चों। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मेरे चैनल पे पढ़े, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो। और XA काई ए का मतलब होता है ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज। और इसी तरह मेरे प्यार बच्चों जो XB है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया कि मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो इतना डिटेल में आप लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इस पे न्यूमेरिकल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे फार्मूले इस पे न्यूमेरिकल बनता है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, लिख के लो, 3 नंबर के न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं। तो जितना डिटेल में यहाँ पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान तरीके से आप करके चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए तीसरा टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। इस पे मेरे प्यारे बच्चों आपके न्यूमेरिकल बनते हैं 100% मेरे प्यारे बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए इस प्रश्न को तैयार करते हैं। क्या प्रश्न है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में बनता है। तो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहले परिभाषा पढ़िए कि किसी विलायक में, ध्यान समझिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं यहाँ पे कोई एक पात्र बर्तन ले लेता हूं, ठीक है, और इस बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि कोई विलायक इसमें है, ठीक है, कोई विलायक इसमें उपस्थित है, ठीक है, और इस विलायक में मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज मिला देता हूं, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। मान लीजिए ग्लूकोज यहाँ पे मिला देता हूं इस विलायक में, ये आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। तो अगर इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मान लीजिए ग्लूकोज मिला देता हूं तो इसमें जो है कितना वृद्धि क्वथनांक हुआ, ठीक है, इसके क्वथनांक में कितना वृद्धि हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़ गया, वही कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि क्वथनांक। तो वही बोला है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो जो क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोगों को। इस पे आप लोगों का सूत्र बनता है, उसी पे आता है। इसको देखिए क्वथनांक में उन्नयन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ फार्मूला बन के आ जाएगा कि डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 1000 गुणे के बी और गुणे डब्ल्यू बटे में एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी ग्राम में। यह फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों बन के क्या हो जाएगा, तैयार। यह होता है क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें क्या हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ बताना पड़ेगा कि केबी यहाँ पे क्या है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल डब्ल्यू क्या है, फिर स्मॉल एम यहाँ पे क्या है और कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो देखिए डेल्टा टीबी जो है वो क्वथनांक में उन्नयन है, तो यहाँ लिखेंगे आप कि क्वथनांक में उन्नयन। चलिए मेरे साथ आप भी लिखिए क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों केबी क्या है, तो केबी है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्वेश्चन में आपको देगा, जब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको यह वैल्यू आपको ऑलरेडी देगा।
मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर है। इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू जो है वो विलेय का भार होता है, ये तो आप लोग जानते हो, बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। क्या होता है? विलेय का भार होता है, तो यहाँ पे लिखोगे विलेय का भार। और इसके बाद जो स्मॉल एम होता है वो विलेय का अणु भार होता है। स्मॉल एम जो होगा हो जाएगा विलेय का अणु भार। तो यहाँ लिखिए विलेय का अणु भार। बेहतरीन नोट्स बनाइए, इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो कैपिटल डब्ल्यू है मेरे प्यारों, जो विलायक का भार होता है। किसका होता है? विलायक का भार होता है। विलायक का भार होता है। समझ आ गया आप लोगों को? ये सारी चीजें हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन आप लोगों को डिटेल में मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यार बच्चों कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा, उसको आप नोट कर लो। एक आप लोगों को टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है, वो कौन सी टॉपिक है? हिमांक में अवनमन। क्या पूछता है? हिमांक में अवनमन कभी कभी पूछ लेता है। तो मैं इसी जगह आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, इसको भी समझ लीजिए। हिमांक में अवनमन, इस पे भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपने देखा कि क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, वृद्धि। और अवनमन मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कमी। क्या होता है? अवनमन मतलब कमी होता है। आप लोगों को मैं बता दूं परिभाषा सेम वही रहेगा, परिभाषा आपका सेम यही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हिमांक में अभी हेडिंग डाल लीजिए, मैं बोल रहा हूं हेडिंग आप डाल लीजिए। हिमांक में अवनमन हेडिंग डाल लीजिए, और जैसे बता रहा हूं वैसे लिखिए। यहां पे लिखिए किसी विलायक में, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर, अब यहाँ पे आपको क्वथनांक नहीं लिखना है, ठीक है, घोल देने पर क्वथनांक नहीं, यहाँ पे हिमांक कर दीजिए। हिमांक में होने वाली वृद्धि की जगह कमी कर दीजिए। कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। उन्नयन की जगह क्या कर दोगे? अवनमन कहते हैं। यह परिभाषा किसका बन गया? हिमांक में अवनमन का बन गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ। इसे हम लोग डेल्टा टी एफ से जोड़ करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1000 गुणे के एफ। यहाँ के एफ क्या होता है? तो मैं बताऊं, के एफ जो होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, और गुणे स्मॉल डब्ल्यू और बटे में एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किस में? ग्राम में होगा। तो फार्मूला सेम मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही है, बस यहाँ पे हिमांक में अवनमन है तो डेल्टा टी एफ से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पे जो के एफ आया है, ठीक है, तो के एफ आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोलल मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक। क्या कहलाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। और वहां पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे तो आपका के एफ है, और यहाँ पे सिर्फ के बी था। तो के बी क्या था यहाँ पे प्यारे बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और यहाँ पे के एफ है तो मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मेरे प्यारे बच्चों हिमांक में अवनमन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं यहीं पे इसको क्या किया हूँ, जिक्र कर दिया हूँ इसका, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रतिलोम परासरण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? देखिए प्रतिलोम परासरण, सबसे पहले आप जानिए कि परासरण किसे कहते हैं। जब परासरण आप जान जाओगे तो प्रतिलोम भी आप जान जाओगे। तो परासरण समझे के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि ये आप लोगों का जो है वो अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली मैंने मान लिया, और अर्धपारगम झिल्ली की इस साइड कम सांद्रता वाला, ठीक है, यहाँ पे कम सांद्रता है, और यहाँ पे एक अधिक सांद्रता वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कम सांद्रता वाला यहाँ विलयन है, और इधर आपका अधिक सांद्रता वाला क्या है मेरे प्यारों? जो विलयन है। परासरण किसे कहते हैं उसे समझिए। तो कम सांद्रता वाला विलयन है, इधर आप लोगों का अधिक सांद्रता वाला विलयन है, और बीच में आप लोगों का क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। तो परासरण किसे कहते हैं? कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए, तो वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए जाए,
तो उसे हम लोग बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब समझिए यहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण में क्या है कि यदि, ध्यान समझिएगा, कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट उल्टा है। परासरण में हमने अभी बताया आप लोगों को कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए तो परासरण होता है। ठीक है, लेकिन परासरण से भी अगर अधिक दाब लगा दें तो यह क्रिया उल्टा होने लगती है। अब यह क्रिया अधिक सांद्रता से किधर होने लगेगी? कम सांद्रता की ओर होने लगेगी। कब? जब परासरण से अधिक दाब लगा देंगे तो वो आप लोगों का प्रतिलोम परासरण कहलाएगा। वही चीज है ना कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलयन के अणु जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है और इसलिए इसे हम लोग प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बस यही पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही आपको लिख के आना है, बस काम आप लोगों को क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर है प्रतिलोम परासरण? मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर पांचवा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पांचवा। देखिए प्रश्न नंबर पांचवा क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ले लेता हूं यहाँ पे अर्ध सेल। ठीक है, क्या ले लेता हूं? अर्ध सेल ले लेता हूं और यहाँ पे मैं दो धातु की छड़ को यहाँ पे क्या कर देता हूँ? डुबो देता हूँ। ठीक है, इसमें दो धातु की छड़ को क्या कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों? डुबो देता हूं। ये आप लोगों का, ठीक है, अर्धसेल है। इसमें दो धातु की छड़ को मैंने क्या किया? डुबो दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों को देख रहा है, ये मान लीजिए कि जिंक की यहाँ पे छड़ है, जिंक की। तो यह छड़ जो है और ये वाला जो छड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो विभवांतर जो उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार फिर सुन लीजिए कि जब किसी धातु की छड़ को, देखिए धातु की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के बीच एक विभव या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया आप लोगों को? हमसे पूछा क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव करने के लिए बस दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें टेम्परेचर की, जो कि वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, ताप। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम का होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बस अगर इस पे कोई चीज होता है तो वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। परिभाषा देख लो, वही चीज तो है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में उत्पन्न होने वाले विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, बस दो चीज ऐड करना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 एटीएम दाब होना चाहिए। बस उस पे जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? इसे किससे दर्शाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट से इसे दर्शाते हैं। किससे? ई नॉट से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो ये भी चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एग्जाम में पूछता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आपको सेम यही परिभाषा लिखना है और आपको नंबर मेरे प्यारे बच्चों दे दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, एक दो बार बढ़िया से पढ़ के उसको याद कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, नेनशार्ट समीकरण पूछता है और इस पर न्यूमेरिकल भी मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। नेनशार्ट समीकरण पूछता है, इसका बस आप लोगों को समीकरण लिखने के लिए बोलता है कि नेनशार्ट समीकरण क्या है। तो देखिए ध्यान से
कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को नेनसट समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसके बीच? तो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेनसट समीकरण कहते हैं। और इसका समीकरण क्या होता है, ध्यान समझिए। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों ई बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट माइनस 2.303 आर टी और बटे में होता है मेरे प्यार बच्चों एन एफ, ठीक है, एन एफ लॉग बेस 10, फिर इधर होता है आपका 1 बटे में एम एन प्लस धातु आयन, ठीक है। यह होता है मेरे प्यार बच्चों नेन्स्टन समीकरण। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, यह फार्मूला होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस तरह, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 और बटे में एन। एन का मान मेरे प्यारे बच्चों 98%, 99% कह सकते हो कि एन का मान 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 और यहाँ पे 1 बटे एम एन प्लस धातु आयन, ठीक है, यह होता है। तो दोनों में से कोई फार्मूला लिख दोगे, दोनों एक ही फार्मूले हैं, ठीक है। बस लिखने का तरीका मेरे प्यारों चो अलग है। यही आपका नेनसेट समीकरण है। इसमें भी आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीजें क्या हैं। तो यहाँ पे चलिए उसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ई क्या है, इसके बाद यहाँ पे ई नॉट दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, आर दिया हुआ है, कैपिटल आर को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, स्मॉल एन को क्या कहते हैं, कैपिटल एफ को क्या कहते हैं, और यहाँ पे एम एन प्लस धातु आयन दिया, इसको क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए एक एक करके बताता हूं। देखिए ई क्या होता है, ई जो है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं इसे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। नोट कीजिए, यह हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ई नाट, ई नाट जो है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मानक इलेक्ट्रोड विभव। और उसके नीचे आप देखोगे तो उसके नीचे आपको दिया है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो यह है आपका गैस स्थिरांक। क्या है, गैस स्थिरांक या गैस नियतांक है ये आपका क्या है, गैस नियतांक है। जब न्यूमेरिकल लगाओगे सारे वैल्यू आपको दिए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, तो यह परम ताप है। क्या है, परम ताप है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे एन क्या है, एन आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन जो है वो है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, नीचे क्या आप लोगों का कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ है फैराडे नियतांक। क्या है, फैराडे नियतांक। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फैराडे नियतांक। इसके बाद आप लोगों का यह क्या है, एम एन प्लस धातु आयन। तो ये आपका धातु आयन का सांद्रण है। जब कोष्टक में कर दोगे तो यह सांद्रण हो जाता है। तो हो जाएगा धातु आयन का सांद्रण, धातु आयन का सांद्रण। इतना डिटेल लिखोगे ना तब जाके एग्जामिनर आपको नंबर देगा। इतना डिटेल पढ़ाया जाता है। कोई आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नहीं बताएगा। कोई भी बताएगा सिर्फ परिभाषा बता के छोड़ देगा। इतना डिटेल में कोई आप लोगों को समझाने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक ही बार पढ़ो कि अच्छे से पढ़ो, ताकि सारी चीज आपके दिमाग में जो है मेरे प्यारे बच्चों फिट हो जाए, कभी जिंदगी में वो भूलने वाले न हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला प्रश्न भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि आर्हेनियस समीकरण दीजिए तथा इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख के रखो, ये आपके एग्जाम में 100% आपके बनने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न आर्हेनियस समीकरण दीजिए तथा इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। आप लिखिएगा उत्तर में कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के बीच एक संबंध बताया, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चर घातांकीय रूप में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि होती है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आर्हेनियस समीकरण है के बराबर ए इंटू ई पे पावर माइनस
ई ए और बटे आर टी होता है। ठीक है, यह मेरे प्यार बच्चों होता है आर्हेनियस समीकरण। इसको नोट कर लो, यह होता है आर्हेनियस समीकरण, यही समीकरण पूछता है। और इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कौन सी चीजें क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि के क्या है, इसके बाद यहाँ पे ए क्या है, इसके बाद आपको ई ए क्या है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आर क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बचा है ना, टी क्या है। ये सारी चीजें बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए लिखते हैं। तो कैपिटल के क्या यहाँ पे, वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक है, इसको नोट कीजिए, वेग स्थिरांक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए क्या है, तो ए आपका आवृत्ति गुणांक है। ये जो है वो होता है आवृत्ति गुणांक। इस पे आप लोगों के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आवृत्ति गुणांक। और ई ए क्या है, तो ये आप लोगों का है सक्रियण ऊर्जा। क्या है, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद और क्या बचा, कैपिटल आर। कैपिटल आर तो गैस नियतांक है, अभी देखा आपने पहले, इससे पहले वाला, उसमें भी कैपिटल आर था। तो गैस नियतांक या स्थिरांक है। और कैपिटल टी क्या है, परम ताप। ये वाला भी आपने देखा, परम ताप, परम ताप। क्लियर है। तो ये वाला भी मैंने हमने डिटेल में आप लोगों को क्या किया मेरे प्यारों को बता दिया, आर्हेनियस समीकरण। ये आपकी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा।